नमस्कार दोस्तों। बीएस गुरु एजुकेशन में मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए 24 जनवरी के 2022 में न्यूज़ को लेके आया हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आज पहली न्यूज़ है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किसानों के लिए ड्रोन को अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यानी SMAM योजना के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये वित्तीय पोषण दिशा निर्देश यानी कृषि ड्रोन खरीदने, किराए पर लेने और उनके निरूपण में सहायता करके इस तकनीक को किफ़ायती बनाएंगे। अगर हम वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च 2023 से लागू हो जाएंगे। SMAM योजना वर्ष 2014-15 में लघु और सीमांत किसानों तथा दुर्गम क्षेत्रों जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है में कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई। इसमें यदि बात करें तो 40 से लेकर 100% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि ड्रोन की खरीद हेतु अनुदान या सब्सिडी के रूप में ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। लेकिन यह 100% अनुदान केवल फर्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परीक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तक ही सीमित होगी। अगर बात करें यहीं पर कृषि स्नातकों को सब्सिडी की, तो कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन और उनके संलग्नकों के मूल लागत का 50% या ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो इस प्रकार 40 से लेकर 100% की सब्सिडी इसमें दी जाएगी। और यदि ये जो आपके जैसे ड्रोन है, कोई इसको जो खरीदते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान है, जैसे कृषि केंद्र विज्ञान है, तो ये लोग यदि खरीदते हैं तो इनको 100% का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन यदि यहीं कहीं कृषि स्नातक जो हैं वो लोग इनको खरीदना चाहें तो उनको 50% या 5 लाख रुपए तक का इनको अनुदान दिया जाएगा। तो बात करते हैं कृषि स्नातकों को सब्सिडी की। तो यहाँ जैसे कि ऊपर में मैंने बताया कि स्थापित करने वाले कृषि स्नातक ड्रोन और उससे संलग्न की मूल लागत का 50% या ड्रोन खरीद के 5 लाख रुपए तक अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। APO या किसानों की सरकारी समिति को सब्सिडी मौजूदा या नए CHC पहले से स्थापित या किसानों की सहकारी समिति द्वारा स्थापित किए जाने वाले किसान उत्पादक संगठन यानी FPOs और ग्रामीण उद्यमी ड्रोन की मूल लागत पर अनुदान के रूप में 4% अधिकतम 4 लाख रुपए प्राप्त करने के हकदार हैं। कृषि यंत्रीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए CHC जमीन स्तर की मुख्य एजेंसी हैं और जहां तक उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया जाता ड्रोन के उपयोग में तेजी नहीं आएगी। और इसी प्रकार यदि बात करें तो ग्रामीण उद्यमियों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, जिनके पास नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से रिमोट पायलट लाइसेंस है। इसी प्रकार प्रदर्शन के अगर उद्देश्यों की बात करें तो FPOs यानी ड्रोन की लागत का 75% सब्सिडी प्राप्त करके पात्र होंगे यदि उनका उपयोग केवल प्रदर्शन उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी जो कि कृषि में सहायता के लिए कुछ यांत्रिक मैकेनाइजेशन की उद्देश्य थी। यदि और बात करते हैं इसी में अगली, तो पेरू की सरकार ने तेल रिसाव के क्षतिग्रस्त तटीय क्षेत्रों में 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। बात करें यदि पेरू की, तो यहाँ तेल रिसाव की घटना के दौरान समुद्र में लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ था। यह रिसाव टोंगा में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के परिणाम स्वरूप उत्पन्न फ्रीक वेव्स यानी अत्यधिक प्रतिक्रियाशील लहरों के कारण हुआ था। यह तेल रिसाव स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल के एक टैंकर से हुआ।
यह घटना पेरू की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित पैम्पिला रिफाइनरी ला पैम्पियल रिफाइनरी में हुआ, जो कि बंदरगाह शहर कैलाओ के बेटलानिया जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से जो अभी फिलहाल टोंग में एक ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया, उसके वजह से पेरू के सरकार के लिए तेल रिसाव एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसलिए 90 दिवसीय पर्यावरणीय आपातकाल की यहाँ घोषणा कर दी गई है। और यह तेल रिसाव स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेप्सोल के एक टैंकर से हुआ है और पेरू की राजधानी लीमा के करीब 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित ला पैम्पिला रिफाइनरी में हुआ है और ये बंदरगाह शहर कैलाओ के वेटानिला जिले में स्थित है। अगर बात करें फ्रीक वेव्स की, तो फ्रीक वेव्स को आमतौर पर एक ऐसी लहर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी ऊंचाई किसी क्षेत्र की सिग्निफिकेंट वेव की ऊंचाई से दुगनी अधिक होती है। लेकिन सिग्निफिकेंट वेव की ऊंचाई एक निश्चित अवधि में उठने वाली उच्चतम 1/3 तरंगों का औसत है। ये तथाकथित फ्रीक वेव्स अटलांटिक महासागर या उत्तरी सागर तक ही सीमित नहीं हैं। अगर बात करें हम कि दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तट उन जगहों में से एक है जहां पर सबसे अधिक बार इस प्रकार की लहरें दर्ज की जाती हैं। तो देखें अगर हम अपनी मैप में, तो देखें अब जैसे कि यहाँ पर ये है आपका पेरू और इधर ब्राज़ील है, आपका कोलंबिया है, इक्वाडोर है। तो इस ब्राज़ील की सरकार ने यहाँ पर 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर रहे हैं ICE 360 सर्वे 2021 के, तो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार के आकार की रिकवरी यानी के सेफ्ड रिकवरी कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आई अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुई। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी जो हमारी बढ़ रही है वो के शेप में बढ़ रही है। वो कैसे के शेप में बढ़ रही है हम आगे मैप में देखेंगे इसका। यह सर्वेक्षण मुंबई स्थित थिंक टैंक्स पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी प्राइस द्वारा किया गया। सर्वेक्षण में अप्रैल और अक्टूबर 2021 के बीच पहले दौर में 2 लाख घरों और दूसरे दौर में 42,000 घरों को कवर किया गया। अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो सबसे गरीब 20% भारतीय परिवारों की वार्षिक आय 1995 से लगातार बढ़ रही थी, जो महामारी वर्ष 2020-21 में वर्ष 15-16 के स्तर से 53% कम हो गई है। और इसी 5 वर्ष की अवधि में सबसे अमीर 20% की वार्षिक घरेलू आय में 39% की वृद्धि हुई है, जो पिरामिड के सबसे निचले और शीर्ष भाग पर कोविड के वरीयता आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। तो यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ आर्थिक रिकवरी की, तो इसकी परिभाषा के अनुसार यह मद्दी के बाद व्यापार चक्र एक विशिष्ट चरण है जिसमें प्रायः व्यावसायिक गतिविधियां के निरंतर आधार पर सुधार दर्ज किया जा रहा है। आमतौर पर आर्थिक रिकवरी के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ GDP में बढ़ोतरी होती है, आय में वृद्धि होती है और बेरोजगारी में गिरावट आती है। अगर इसके प्रकार की बात करें तो आर्थिक सुधार कई रूप ले सकते हैं, जिससे कि अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन का उपयोग करके दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए जेड सेफ रिकवरी, वी सेफ रिकवरी, यू सेफ रिकवरी, डब्ल्यू सेफ रिकवरी, एल सेफ रिकवरी एंड के सेफ रिकवरी। तो जो अर्थव्यवस्था है वो जेड, वी, यू, डब्ल्यू, एल रिकवरी और के सेफ रिकवरी, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो यदि हम देखें के सेफ रिकवरी कैसे है, तो बात कर रहे हैं के सेफ रिकवरी की। यह तब होती है जब मंदी की अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर, समय या परिमाण के में रिकवरी होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग या लोगों के समूहों में समान रिकवरी के सिद्धांत के विपरीत है। के सेफ रिकवरी के से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है। अगर बात करें आर्थिक परिणाम मद्दी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं। अगर इसकी रिकवरी में के सेफ्ड कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ नहीं चलते हैं
तो ये इस प्रकार से के सेव्ड व्यवस्था आती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कोई अभी हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है या लार्ज कंपनीज के फर्म हैं, उनमें तो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, लेकिन यदि हम स्मॉल बिजनेस छोटे छोटे हैं जो पुअर या ब्लू कॉलर पर हैं, यानी छोटे बिजनेसेस हैं, उनमें हमें डाउनफॉल मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसे हम के सेव्ड रिकवरी कह रहे हैं। हालांकि वृद्धि हो रही है, परंतु ये हमारे जो निम्न स्तर के या छोटे स्मॉल बिजनेस हैं, उनको लॉस की स्थिति यानी उनमें निगेटिव ग्रोथ है, और जो हमारी बड़ी फर्म्स हैं या टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं, उनमें ग्रोथ पॉजिटिव है। तो इसे हम के सेव रिकवरी कह रहे हैं। ओवरऑल हमें पॉजिटिव रिकवरी में दिख रही है। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अप्रैल अक्टूबर 2021-20 यानी 2021 के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गार्किन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया है। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे के विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण इकाइयों में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के करने के लिए पहलें की हैं। अगर हम बात करें अचारी खीरे की यानी गार्किन की, गार्किन शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर नमकीनी अचार वाले खीरे के लिए किया जाता है। गार्किन और वाणिज्यिक खीरे एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन विभिन्न कृषक समूहों से संबंधित हैं। खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में लगभग कर्नाटक में एक छोटे स्तर पर साथ शुरू हुई थी। बाद में आरंभ सर में पड़ोसी राज्य जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना में भी यह होने लगी। इन क्षेत्रों में खीरे की खेती के लिए आदर्श प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ का वांछनीय तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता, जो इस क्षेत्र में खीरे की खेती के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैश्विक स्तर पर खीरे की मांग का लगभग 15% हिस्सा भारत में उत्पादित होता है और खीरा वर्तमान में 20 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें प्रमुख गंतव्य उत्तरी क्षेत्र हैं। अगली न्यूज़ है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। फ्रेंड्स, ये नाम जो विनोद शर्मा है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि आप जैसे कि क्योंकि वो गुजरात के आपदा प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष और इस तरह सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए, जो कि इसी वर्ष डिक्लेयर किया गया है, 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु चुना गया है। संस्थानगत को श्रेणी में चुना गया, वहीं विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामित किया गया है। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने तथा सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है। इस वर्ष पुरस्कार के लिए 1 जुलाई 2021 से नामांकन मांगा गया था और संस्थानों एवं व्यक्तियों से 243 वैध नामांकन प्राप्त हुए थे। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। इसमें पुरस्कार संस्था को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र एवं पुरस्कृत व्यक्ति को 5 लाख रुपए व प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है लिविंग रूट ब्रिज की। फ्रेंड्स, ये जो लिविंग रूट ब्रिज हैं ये मेघालय में पाए जाते हैं और एक खास विशेष प्रकार के पेड़ होते हैं जो कि ब्रिज में बदल जाते हैं। तो देखते हैं, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने हेतु मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है। इन ब्रिजेज को जिंग किंग जिंग भी कहा जाता है।
इनका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ कर किया जाता है। सामान्यतः इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। मुख्यतः मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सदियों से फैले 15 से 250 फीट के ये ब्रिज विश्व प्रसिद्ध पर्यटन का आकर्षण केंद्र भी बन गए हैं। ये लोचदार होते हैं, इन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता है। ये पौधे रबड़ खबाड़ ये पौधे ऊबड़ खाबड़ और पथरीली मिट्टी में उगते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को के इस राज्य को पहाड़ी राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए वकालत की है, जिसने इसके निर्माण के 50वें वर्ष को चिन्हित किया है। मेघालय वर्ष 1972 से 21 जनवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। वन्य जीव विविधता और स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को टैग अर्जित करने हेतु आवश्यक शर्तें होंगी। तो इस प्रकार से ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर पाए जाते हैं? मेघालय में। और ये खासकर रबड़ के वृक्ष होते हैं और इनके बनने में काफ़ी समय लग जाता है। तो अगली न्यूज़ है आदि बद्रीनाथ। 21 जनवरी 2022 को हरियाणा हिमाचल प्रदेश सरकार ने यमुनानगर जिले की आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। इस स्थान को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। सरस्वती नदी के जीर्णोद्धार के से धार्मिक मान्यताओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। इस क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह बांध हिमाचल प्रदेश में 31.66 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी चौड़ाई 101.06 मीटर और ऊंचाई 20.5 मीटर होगी। परियोजना की कुल लागत 215.33 करोड़ रुपए। आदि बद्री बांध को सोम नदी से भी पानी मिलेगा, जो यमुनानगर में आदि बद्री के पास यमुना नदी में मिलती है। बांध की क्षमता हर साल 224.58 हेक्टेयर मीटर जल की होगी। इसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को 61.88 हेक्टेयर पानी मिलेगा, जबकि शेष सरस्वती नदी में प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार से वैदिक काल से सरस्वती नदी का जिक्र सभी लोग सुनते हैं और इस ही नदी को जीर्णोद्धार के रूप में किया जाएगा और इस बांध के द्वारा इसको पुनः प्रवाहित किया जाएगा। तो इस प्रकार ये न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय बालिका दिवस। भारत में प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य लिंग भेद के कारण भारतीय समाज में लड़कियों के सक्षम आने वाले या समक्ष आने वाली चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करना। यह दिवस लड़कियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता पर जोर देता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2008 में बालिका के अधिकारों और बालिका शिक्षा व्यवस्था एवं पोषण के महत्व को रेखांकित करने के लिए लक्ष्य के साथ की गई थी। ध्यातव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय समाज और संस्कृति में सदियों से लैंगिक असमानता एक बड़ी चुनौती रही है। इस भेदभाव और समानता की शुरुआत लड़की के जन्म लेने से पूर्व ही शुरू हो जाती है। भारत सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव की इस स्थिति को बदलने और सामाजिक स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं के लिए मुक्त या अनुदानित शिक्षा और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में सीटों का आरक्षण आदि शामिल हैं। माता पिता में बेटियों के प्रति अपने प्यार और गर्व की भावनाओं को प्रोत्साहित करने हेतु एक सोशल मीडिया अभियान सेल्फ विद बेटी को भी आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।